ताजिकिस्तान का सफ़र 20 जून 1992 को मौलाना अब्दुल्ला और अबू उस्मान फ़कीर के पास सयाहत होटल में तशरीफ़ लाए। अबू उस्मान ने पूछा कि हज़रत, आपको यहाँ खाने वगैरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? फ़कीर ने कहा, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला फ़कीर की औकात से बढ़कर अच्छा और आला रिज़्क़ खिला रहे हैं। पूछने लगे कि आपको खाना खाने के लिए नीचे रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है? फ़कीर ने कहा, नहीं, यहाँ कमरे में पहुँच जाता है। अबू उस्मान ने हैरत से फ़कीर के चेहरे को देखा तो इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। अबू उस्मान ने दरवाज़ा खोला तो एक रूसी दोशीज़ा गरम गरम खाना लिए खड़ी थी। उसने फ़कीर को सलाम करके इजाज़त मांगी कि मैं दस्तरख्वान लगा दूं? फ़कीर ने कहा, हाँ। उसने दस्तरख्वान पर खाना रखा, पानी वगैरह का इंतज़ाम किया और पूछा कि मैं खाली बर्तन लेने किस वक्त आ जाऊं? फ़कीर ने कहा, आधे घंटे बाद। वो लड़की जब चली गई तो अबू उस्मान कहने लगे कि हज़रत, मैं और मौलाना अब्दुल्ला सोच रहे थे कि आपको यहाँ पर खाने की बड़ी दिक्कत होगी, मगर अब तो हमने आंखों से देख लिया कि अल्लाह ताला हर जगह आपको शाहों जैसी इज्जत से नवाजते हैं। फ़कीर ने कहा, आए, आप खाना खाएं। दोपहर का खाना खाकर हम लोगों ने थोड़ी देर कैलोला किया, फिर 4 बजे रेलगाड़ी के स्टेशन पर पहुंचे। डॉक्टर मंसूर हमें छोड़ने के लिए आए थे। वहां पहुंचकर पता चला कि टिकट पर मॉस्को का वक्त दर्ज था। मॉस्को ये रशिया की एक सिटी है, तो उज़्बेकिस्तान का वक्त 1 घंटा पीछे होने की वजह से हमें 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। हम लोग कार से निकलकर करीब ही खड़े हो गए। थोड़ी देर में लोग मुसाफहा और दुआ के लिए फ़कीर के गिर्द जमा होने शुरू हो गए। अचानक एक तरफ से आवाज़ आई, भाई जुल्फ़िकार साहब, क्या हाल है? फ़कीर ने उधर मुड़कर देखा तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एक हम जमात को खड़े पाया। हम जमात यानी क्लासमेट या बैचमेट हम कह सकते हैं। तो उनसे मुलाकात हुई। बताने लगे कि मैं आजकल चकवाल के इलाके में इंजीनियर हूँ, तबलीगी जमात के साथ यहाँ आया हूँ। जमात दुशंबे जा रही है। फ़कीर से पूछने लगे, आप यहाँ कैसे? फ़कीर ने कहा, दुशंबे जाने का इरादा है। पूछा, आप मुल्क से अकेले आए हैं? फ़कीर ने कहा, देखने में अकेला, मगर हकीकत में तो अल्लाह ताला साथ है। फिर मौलाना अब्दुल्ला और अबू उस्मान को पास खड़े देखकर पूछने लगे कि ये भाई कौन है? फ़कीर ने कहा, रफ़ीक़ सफ़र है। पूछा कि आप इनको साथ रखने के पैसे देते हैं? फ़कीर ने कहा, क्या आप अपने साथ जमात में चलने वालों को पैसे देते हैं? कहने लगे, नहीं, हम तो अल्लाह ताला के रास्ते में चल रहे होते हैं। फ़कीर ने कहा, तो क्या हम शैतान की राह पर चल रहे हैं? कहने लगे कि मेरा मतलब है कि हम तो दावत इल्लाह के लिए जा रहे हैं, आप शायद रूस की सैर कर रहे हो। फ़कीर ने कहा, अपनी गलत फहमी दूर कर ले। ज़रूरी नहीं होता कि 8-10 बंदे हों तो जमात कहलाए, कभी कभी एक बंदा भी जमात होता है। इन्न इब्राहीम काना उम्मह, बेशक इब्राहीम एक उम्मत थे। उसने पूछा कि आप यहाँ क्या करते हैं? फ़कीर ने कहा, अल्लाह अल्लाह करता भी हूँ, करवाता भी हूँ। थोड़ी देर खामोश रहकर कहने लगे, आप हमारे साथ सफ़र करें। फ़कीर ने कहा, इंशाअल्लाह, एक ही रेलगाड़ी है, 20 घंटे का सफ़र है, मुलाकात रहेगी। कहने लगे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दें। फ़कीर ने कहा, ज़रूरतें पूरी करने वाला हर वक्त साथ है, न उसे नींद आती है, न ऊँघ आती है, न ही थकता है। ये सुनकर वो मुस्कुराए और कहने लगे कि आप यूनिवर्सिटी में भी ऐसी ही मानी खेज बातें किया करते थे। फ़कीर ने कहा, तो क्या बेमानी बातें किया करूं? कहने लगे, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना अब्दुल्ला और अबू उस्मान अंदाज़ा लगा चुके थे
کہ فقیر اس نوجوان سے بڑی بے تکلفی سے باتیں کر رہا تھا۔ پوچھنے لگے، حضرت یہ کون تھے؟ فقیر نے کہا کہ ہم جماعت تھے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور ریل گاڑی کے پلیٹ فارم پر جانے کے لیے کاؤنٹر کھل گیا۔ اگلا عنوان ہے دوشنبے کا سفر۔ وسط ایشیا کی ریاستوں میں ریل گاڑی کا سفر بہت آرام دہ اور محفوظ سفر سمجھا جاتا ہے۔ ریل گاڑی کی سیٹیں بہت اچھی، کمرے صاف ستھرے، ہر کمرے میں 4 آدمیوں کے لیے بیٹھنے اور سونے کی جگہ، اور ہر چند کمروں پر ایک نگران تعینات ہوتا ہے۔ ریل گاڑی میں بہت بڑا ریسٹورنٹ کا کمرہ ہوتا ہے جہاں کھانے پینے کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ جب ہم لوگ گاڑی میں سوار ہوئے تو 3 سیٹیں تو ہماری تھی، چوتھی سیٹ ایک نیم عریاں روسی لڑکی کی تھی۔ اس نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ اس کا یہاں گزارا نہیں ہوگا، لہٰذا اس نے ساتھ والے کمرے میں جا کر ایک آدمی سے اپنی سیٹ کا تبادلہ کر لیا، یعنی سیٹ چینج کر لی اس نے، اور یوں ہم لوگوں کو بھی بیٹھنے اٹھنے کی سہولت ہو گئی۔ ریل گاڑی کے ڈبے اس طرح ملے ہوتے ہیں کہ گاڑی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اندر ہی اندر جا سکتے ہیں۔ ابھی ہم آپس میں نماز کے اوقات کے متعلق باتیں کر رہے تھے کہ 2 نوجوان کمرے میں داخل ہوئے۔ مولانا عبداللہ ان کو دیکھ کر اچھل پڑے اور بڑی محبت سے ان سے گلے ملے۔ پھر فقیر سے تعارف کروایا کہ یہ تاشقند میں طلع شیخ کے مدرسے کے طالب علم ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہم کم و بیش 50 طلبہ ہیں، آج ہمیں مدرسے سے سالانہ چھٹیاں ہوئی ہے، لہٰذا ہم سب دوشنبے جا رہے ہیں۔ طلبہ آپ کو ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ فقیر نے کہا، بہت اچھا، ہمارا سفر خوب گزرے گا، مگر آپ لوگ 7 یا 6 کی تعداد میں آئیں تاکہ کمرے میں آسانی سے بیٹھ سکیں۔ اس کے بعد طلبہ نے گروہ در گروہ آنا شروع کر دیا، یعنی وہ گروپس میں آتے گئے۔ فقیر نے بھی واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں تبلیغی بھائی بھی آ گئے۔ جب انہوں نے کمرہ بھرا ہوا دیکھا تو حیران ہوئے۔ فقیر نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ واعظ بھی سنتے رہے اور لوگوں کے تاثرات کا جائزہ بھی لیتے رہے۔ طلبہ نے بیان کے بعد کہا کہ ہم بیعت ہونا چاہتے ہیں، چنانچہ انہیں سلسلہ عالیہ میں داخل کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا گروپ آ گیا، پھر تھوڑی دیر بیان کے بعد انہیں بیعت کیا۔ کافی دیر تک رات گئے یہ محفل جاری رہی تو فقیر کے ہم جماعت کہنے لگے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پروانے شمع پر اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فقیر نے کہا، مقصد ہم سب کا ایک ہی ہے، بس دین کی محنت کے 2 مختلف انداز ہیں اور دونوں ٹھیک ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے سے محبت و پیار کا تعلق رکھتے ہوئے دین کا کام کرنا چاہیے۔ وہ فرمانے لگے کہ ہماری جماعت کے دوست بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ فقیر نے کہا، میرے لیے بڑی سعادت ہوگی، یعنی میرے لیے خوش قسمتی ہوگی۔ چنانچہ جماعت کے دوست آئے تو ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ ہم لوگ نماز کے اوقات میں باجماعت نماز پڑھتے رہے۔ سفر دیکھنے میں تو سقر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وسیلہ ظفر بنا دیا تھا۔ 20 گھنٹے کا یہ سفر خدا خدا کر کے ختم ہوا۔ دوشنبے کے ریلوے اسٹیشن پر اتر کر ٹیکسی لی اور شہر 9 کی طرف روانہ ہوئے۔ اگلا عنوان ہے شہر 9 کے 3 بھائی۔ شہر 9 کے 3 نوجوان حبیب اللہ، محب اللہ اور مطیع اللہ بخارا میں حضرت تیشہ بابا کے گھر پر بیعت ہوئے تھے اور انہوں نے دوشنبے آنے کی دعوت دی تھی۔ فقیر نے ہاں تو کر دی تھی مگر وقت کا تعین نہ کر سکا۔ اب اسی ایفائے عہد کی بنا پر ان کے گھر جا رہے تھے۔ ارد گرد کا پہاڑی علاقہ بہت خوبصورت تھا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، یعنی گرینری، ہر جگہ پر گرینری۔ گھر نہایت کھلے کھلے تھے، ہر گھر کے صحن میں چمن بنا ہوا تھا
दीवारों पर अंगूरों की बेलें इस तरह चढ़ी हुई थी जैसे किसी ने उनको दीवारों के साथ चिपका दिया हो। बर्फानी आबशारों का पानी छोटे छोटे नालों की शक्ल में घरों के सहन से गुजर होता था। यहाँ के लोगों की जिंदगी में निस्बतन सुकून था। मगरिबी दुनिया की तरह भागम भाग वाली जिंदगी यहाँ नहीं थी। टैक्सी जब एक घर के बड़े दरवाजे पर रुकी तो मौलाना अब्दुल्ला ने दरवाज़ा खटखटाया। हबीबुल्लाह ने दरवाज़ा खोला तो जोर से अल्लाह अकबर का नारा लगाया। उसकी आवाज़ सुनते ही बाकी दोनों भाई भी आ गए। औरतें दूर खड़ी नज़ारा देख रही थी। फ़कीर ने पूछा कि आपको तार के ज़रिए हमारी आज की आमद का पैगाम मिल गया? तो उन्होंने कहा नहीं। फ़कीर ने कहा माफ़ फरमाएं, हमने आपको पेशगी इत्तला के बगैर आकर परेशान किया। हबीबुल्लाह ने जवाब दिया, आप पहले अंदर आए फिर बात करें। अगला उन्वान है मोमिन की फिरासत। जब मकान के अंदर गए तो एक कमरे में 3 बिस्तर बिछे हुए थे। दस्तरख्वान पर 3 प्लेटें रखी हुई थी। कमरा साफ सुथरा जैसे किसी मेहमान की खातिर सजाया गया हो। जैसे ही हम बैठे गरम गरम खाना दस्तरख्वान पर चुन दिया गया। फ़कीर ने पूछा कि ये क्या मामला है? हबीबुल्लाह ने बताया कि यहाँ से कुछ फासले पर एक बुजुर्ग रहते हैं। हम कुछ दिन पहले उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने फरमाया कि फलां दिन तुम्हारे घर में 3 मेहमान आएंगे, उनमें से एक नक्शबंदी शेख होंगे। तुम उनका इकराम करना और मुझे भी इत्तला करना ताकि मैं भी सलाम के लिए हाजिर हो सकूं। आज वो दिन था। हम तीनों भाइयों ने दफ्तर से छुट्टी ली, वगरना दिन के औकात में हमारा घर पर मिलना बहुत मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि 3 बिस्तर लगे हुए हैं और खाने का इंतज़ाम मौजूद है। आप खाना तनावुल फरमाएं। हमारे घर पर तो रहमत और बरकत का नुज़ूल हो रहा है। खाने से फरागत पर हम लोग गहरी नींद सो गए। उठने के बाद ज़ोहर की नमाज अदा की तो चाय तैयार थी। फ़कीर ने हबीबुल्लाह से पूछा कि फ़कीर को ताजिकिस्तान के बारे में कुछ बताएं, चूँकि इस तरफ पहली मर्तबा आना हुआ है। हबीबुल्लाह ने बताया कि कम्युनिस्ट इनकलाब से पहले ताजिकिस्तान का शिमाली इलाका 1868 से ज़ार रूस के तसल्लुत में था, यानी उनके कब्ज़े में था, जबकि जुनूबी इलाका अमीर बुखारा की रियासत का हिस्सा था। इनकलाब के बाद कई साल तक ये इलाका उज़्बेकिस्तान की सोवियत जमहूरिया का हिस्सा रहा। फिर 1929 में स्टालिन ने ताजिकिस्तान की जमहूरिया तश्कील दी। उसकी सरहदें इस तरह खींची कि समरकंद और बुखारा समेत आधा ताजिक इलाका उज़्बेकिस्तान में शामिल कर दिया और बाकी हिस्से पर नई जमहूरिया बना दी। चुनांचे उज़्बेकिस्तान में 80 लाख ताजिक हैं, जबकि ताजिकिस्तान में 10 लाख उज़्बक रहते हैं। ताजिकिस्तान की जमहूरिया का रकबा सिर्फ 1,43,000 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन इसकी अहमियत इस बिना पर बहुत ज़्यादा है कि इसके मगरिब में उज़्बेकिस्तान है, शिमाल में किर्गिस्तान है, मशरिक में चीन और जुनूब में अफ़गानिस्तान है। जहाँ वाखान की बारीक सिटी ताजिकिस्तान को पाकिस्तान से जुदा करती है। ताजिकिस्तान खूबसूरत पहाड़ों का खूबसूरत मुल्क है। यहाँ के बाशिंदे भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। उनकी ज़बान फ़ारसी यानी ताजिकी है। ताजिकिस्तान की आबादी 33 लाख के करीब है, जिनमें से 17 लाख ताजिक हैं, बाकी उज़्बक, रूसी और तातार वगैरह लोग हैं। फ़कीर ने पूछा कि दुशंबे के बारे में कुछ बताएं। हबीबुल्लाह ने कहा, वादी हिसार के एक दरिया का नाम दुशंबे है। उसके किनारे छोटा सा कस्बा दुशंबे के नाम से आबाद था, मगर जमहूरिया बनने के बाद इस कस्बे को शहर बना दिया गया। दरमियान में उसका नाम स्टालिन आबाद रखा गया था,
مگر پھر بدل کر دوشنبے ہی رکھا گیا۔ یہاں کی ایک بڑی سڑک خیابان رود کی ہے، سارا شہر اس کے ارد گرد آباد ہے۔ انہی باتوں کے دوران قریبی آبادی سے ملنے والے لوگ آنا شروع ہو گئے تو ہم لوگ ان سے ملاقات میں مشغول ہو گئے۔ مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں بیان ہوا، لوگ سلسلہ عالیہ میں داخل ہوئے۔ عشاء کے بعد ہم لوگ گھر پہنچے تو مستورات نے بیان کا تقاضا کیا۔ بیان، مراقبہ اور بیعت سے رات کو 12 بجے فارغ ہوئے اور گہری نیند سو گئے۔